में, जिसके बारे में सुनने के लिए आप सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन दिस स्पेशल ट्रेनिंग सेशन, जो कि बायोफिट कैटेगरी के एक स्पेशल प्रोडक्ट रेंज के बारे में यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। सो नेट्स ऑफ नेटवर्क, जैसे कि मुझे यहाँ पे बताया गया है कि आज यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही हमने इनवाइट किया है, जो कि राजकोट रीजन के एमसीएम लीडर्स और उनकी कैबिनेट, ऐसे कुछ खास लोगों को ही यहाँ पे इनवाइट किया गया। तो आप सभी लोग एक लंबे अरसे से नेटसप के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अच्छा इनकम भी आपने अभी तक नेटसप के साथ काम करते हुए किया है। तो यू ऑल नो कि नेटसप में हमारा जो एक मेजर ब्रांड है जिसका नाम है बायोफिट, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि ब्रांड विथ पर्पस। ये ब्रांड हमें कभी भी सिर्फ बिजनेस के पर्पस से बनाया, मतलब बनाया ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये जो ब्रांड है बायोफिट, ये ब्रांड एक पर्पस के साथ बनाया गया था सन 2002 में, जबकि कोई भी व्यक्ति भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में नहीं जानता था। ऐसे समय में नेटसर्फ ने पूरे भारत के किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके पर्पस के साथ एक ब्रांड मार्केट में लॉन्च किया कि हमें लोगों को सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करो ये बताना नहीं है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करो मतलब कौन से प्रोडक्ट आपको यूज करने जरूरी है, ये भी हम उन्हें सिखाएंगे। और इस एक पर्पस के साथ हमने बायोफिट ब्रांड लॉन्च किया था। और आज कुछ 20 सालों की जर्नी है इस बायोफिट ब्रांड की। जब 2001-2 में हमारे कुछ लीडर्स ये प्रोडक्ट लेकर किसानों के पास जाते थे, तो किसान उन्हें थोड़ा सा उनके साथ मजाक भी करते थे कि भाई ये कौन से प्रोडक्ट तू लेके आया, क्योंकि उस समय जो दौर चल रहा था वो केमिकल फार्मिंग का चल रहा था। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ज्यादा पैमाने पे हो रहा था। और तब भारत में कुछ हल्का सा डिस्कशन हो रहा था कि इस केमिकल फार्मिंग या फर्टिलाइजर्स के माध्यम से जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को बचाने के लिए कुछ तो करना जरूरी है। और जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, मैं डिटेल में इसको वापस दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि आप बायोफिट बेचते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि केमिकल फार्मिंग कितना नुकसानकारक कारक है। और इससे इजाद पाने के लिए, इसका सोल्यूशन देने के लिए हमने किसानों को 2001 में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना स्टार्ट किया। ऐसे दौर में जब किसी को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ भी ज्यादा नॉलेज नहीं था, या ये भारत का फार्मिंग का फ्यूचर हो सकता है ये भी लोगों को नहीं पता था। और ऐसे समय पे हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना स्टार्ट किया। लोग कहते थे, जब कोई लीडर हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करने जाता था तो क्या चांस से आया है क्या, ऐसा भी उसको बोला जाता था कि ये क्या प्रोडक्ट लेके आया तू, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है भैया। ऐसे भी लोग उस टाइम पे डिस्कस करते थे। लेकिन आज 20 सालों बाद आप सभी को पता है कि भारत में भारत का गवर्नमेंट भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। भारत के हर एक किसान को पता है कि अगर मुझे खेती करनी है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना जरूरी है, और यही खेती का फ्यूचर है। सो ये जो ब्रांड एक पर्पस से हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रॉफिटेबल फार्मिंग बनाने के लिए, ये आज सिर्फ ब्रांड नहीं रहा, तो ये एक सुपर ब्रांड बन चुका है। और ये हम सबने ऑलरेडी देखा है। ये सुपर ब्रांड बनते हुए इसकी जर्नी इतनी शानदार रही है कि पिछले साल के नेटसर्फ के टोटल बिजनेस में 65% टर्नओवर कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ बायोफिट का रहा। सो पूरे भारत में कुछ 42 लाख यूनिट सिर्फ एक साल में 2020 में पैंडेमिक के ईयर में हमने भारत में बेचे। जो कि हमें पता है कि पैंडेमिक में सभी बिजनेसेस डाउन थे, और भारत के जीडीपी को अगर किसी ने सपोर्ट किया होगा तो वो एक ही कम्युनिटी थी, और वो थी फार्मर्स। सो किसानों ने हमारे जीडीपी को ऑलमोस्ट 3% से ज्यादा का सपोर्ट देते हुए हमारे जीडीपी को किसानों ने पिछले साल उसकी जो शान है उसको बनाए रखा। जो फॉलिंग जीडीपी था भारत का, उसको एक हद तक लिमिट करने का काम जो है वो किसानों ने किया। और इसमें भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि एक मेजर रोल, जैसे बोलते हैं ना कि राम सेतु बनाते वक्त एक जो स्क्विरल थी उसका भी एक हल्का सा रोल था। वैसे अगर भारत के फार्मिंग को और सुधारने में और उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ाने में अगर और किसी का रोल जब निकाला जाए, तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि नेटसर्फ के डायरेक्ट सेलर्स, उन्होंने किसानों को दिया हुआ बायोफिट, ये बहुत मेजर रोल उसने प्ले किया होगा। क्योंकि हमने किसानों की खर्चे कम करके आय बढ़ाने का काम जो है बायोफिट के माध्यम से किया।
और आज पूरे भारत में मिलियंस ऑफ फार्मर्स जो है वो हमारा बायोफिट प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स है हमको ऑलरेडी पता है। सो ये सभी जो 20 साल की हमारी जर्नी है, इसमें हमने देखा कि एक बायोफिट ब्रांड को हमने सुपर ब्रांड तक लेके आए। और इस जर्नी में बार बार हमें ये सवाल पूछा जाता है, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, हमारे साइंटिस्ट, हमारे R&D एक्सपर्ट्स, ये हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, नए प्रोडक्ट्स आपके लिए मार्केट में लेके आते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनमें फ्यूचर के हिसाब से बदलाव करके मार्केट में लेते हैं। और इसका एक एग्जांपल हमने पिछले साल देखा कि पूरी बायोफिट रेंज में हमने रिवैम्प हमारे R&D स्ट्रक्चर के माध्यम से किया। और अभी हर बार हमें ये सवाल पूछा जाता है, नेटसप को ये सवाल पूछा जाता है, नेटसप के R&D टीम को ये सवाल पूछा जाता है कि अभी ये इतना ब्रांड आपने सुपर ब्रांड बनाया, लेकिन अभी और कुछ स्कोप है क्या इसमें? क्योंकि हमने एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर सब्सिडरीज जितने भी है, उसमें एक बेहतरीन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स देने का काम, ये हमेशा ये एक रोल हमने भारत की फार्मिंग में किया है। लेकिन हमेशा ये पूछा जाता है कि अभी नया क्या आएगा, क्या नया आप लेकर आओगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा R&D टीम जो है हमें कंटिन्यूअसली रिसर्च करता रहता है भारत की फार्मिंग के ऊपर, भारत की फार्मिंग को और सुधारने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और ऐसे ही रिसर्च करते समय हमने देखा कि एक ऐसा सेक्टर है फार्मिंग का जिसमें बहुत कम लोगों का ध्यान है और जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे हम हमेशा जब प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में लेके आते हैं या कैटेगरी मार्केट में लेके आते हैं, तो हमारी सोच क्लियर होती है कि जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे नेटसप सॉल्यूशन लेकर आएगा। सो विद द कॉज हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तो वैसे हमने देखा कि एक रेंज है या एक सेक्टर है जहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया, जिनके ऊपर रिसर्च किया, मार्केट सर्वे किया, एंड हमने सोचा कि क्या इन प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। और वो इंडस्ट्री थी, वो सेक्टर था भारत का फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फूड जो फिश जो है, वो फिश एज अ फूड वहां पे कैप्चर किए जाते हैं या कल्चर किए जाते हैं। तो लार्जली हमने देखा कि विश्व में दो तरीके से फिश फार्मिंग होता है, एक मरीन फिश फार्मिंग और एक इनलैंड फिश फार्मिंग। मरीन फिश फार्मिंग मतलब समुद्र के अंदर जाके जो फिश फार्मिंग किया जाता है, उसमें भी दो तरीके के फिश फार्मिंग होते हैं, एक ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग और एक एडवांस फिश फार्मिंग। जो ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग है वो जनरली कोस्टल एरिया में किया जाता है, और जो एडवांस मरीन फार्मिंग है वो बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से डीप सी फार्मिंग जो है वो किया जाता है। सो जो मरीन फार्मिंग है वो 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड का ग्लोबल फिश प्रोडक्शन का। एंड सेकेंड पार्ट जो आता है इनलैंड या फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग, जो कि 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ओवरऑल दुनिया के फिश प्रोडक्शन में। सो ये एक मेजर सोर्स है फिश प्रोडक्शन का पूरे वर्ल्ड में, इनलैंड या फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग। अभी हमने देखा कि जो मरीन फिश फार्मिंग है उसमें तो हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो समुद्र में होता है। लेकिन जो इनलैंड फिश फार्मिंग है उसको हमने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, और हमने देखा कि अगर हम फिश फार्मिंग से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में लेके आना चाहते हैं, तो ये इनलैंड और स्पेशली इन इनलैंड फिश फार्मिंग, मतलब जो फार्मर्स एक फिश पॉन्ड बना के उसमें पानी को इकट्ठा करके उसमें फिश ग्रो करते हैं, या नदी का तालाब का पानी जो है ठहरा के उसमें फिश फार्मिंग किया जाता है, इसमें हम कुछ कर सकते हैं। और इसमें अगर कुछ करना है तो हमने देखा कि क्या इंडिया में सच में इसको कुछ स्कोप है, क्या इंडिया इनलैंड फिश फार्मिंग करता भी है। क्योंकि मतलब नॉर्मली हमें ये सुनने को नहीं मिलता कि इंडिया में कहीं पे, क्योंकि जैसे हम खेती हर जगह देखते हैं वैसे फिश फार्मिंग हर जगह नहीं देखते। एंड उसकी वजह से हमने थोड़ा रिसर्च किया तो हमें पता चला कि इंडिया भारत वर्ल्ड में जो टॉप इनलैंड फिश प्रोड्यूसर कंट्री है वो है चाइना। ठीक है, जिसका जो परसेंटेज शेयर है वो है 16%। लेकिन उसी जगह पे जो सेकंड कंट्री इनलैंड फिश फार्मिंग प्रोड्यूसर है ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में, दैट इज इंडिया। और उसका ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में, इनलैंड फिश प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो है 14%। मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है चाइना उसके करीब करीब है। मतलब हम वो ग्लोबल इनलैंड फिश फार्मिंग के लीडर हो सकते हैं आने वाले कुछ समय में। देन थर्ड इज बांग्लादेश, फोर्थ इज म्यांमार एंड फिफ्थ इज कोलंबिया। सो हमारा इनलैंड फिश फार्मिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। अभी हमने देखा कि जो रिसेंट ईयर्स है इनमें फिश फार्मिंग हमारे यहाँ पे कैसे हो रहा है इंडिया में, तो आप जो ये ब्लू लाइन देखोगे वो मरीन फिश फार्मिंग का है,
और जो रेड लाइन देखोगे वो इनलैंड फिश प्रोडक्शन का है। आप अगर देखोगे तो ब्लू लाइन जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, वो उसी जगह पे स्टैग्नेंट हो गई है फ्रॉम 2005-6 टू 2017-18 का ये ग्राफ अगर आप देखते हो कि मरीन फिश फार्मिंग मतलब समुद्र में जाके जो फिश फार्मिंग होती है वो इंडिया में नहीं बढ़ रही। तो इंडिया में कौन सा फिश प्रोडक्शन बढ़ रहा है? तो इंडिया में फिश प्रोडक्शन बढ़ रहा है इनलैंड। जो रेड यहाँ पे स्टिक आप देख रहे हो, इसका मतलब इनलैंड फिश प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये जो फिश प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसमें भी अगर ज्यादा देखा जाए तो भारत का जो पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी वेजिटेरियन पॉपुलेशन भारत का ज्यादा है। तो ये जो फिश प्रोडक्शन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? तो इसमें भी हमने देखा कि मेजोरिटी फिश प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, और एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है इंडिया का। अब जो ये इनलैंड फिश प्रोडक्शन इंडिया का हो रहा है इसके कुछ प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि मेजोरिटी जो है वो कन्वेंशनल फिश फार्मिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पे यूज हो रहे हैं और कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। मार्केट में कोई भी इंडियन बेस फिश फीड या उस तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। जो भी फिश फीड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या फिश सप्लीमेंट्स अवेलेबल है या फिशरीज के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसमें से मेजोरिटी प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्टेड है। तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिश फार्मर का बहुत ज्यादा है। केमिकल ज्यादा से ज्यादा यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं, हार्मोन्स यूज किए जा रहे हैं ताकि फिश का जो वजन है वो ज्यादा जल्दी बढ़े। फिश में जो डिसीजेस आ रहे हैं फंगल या बैक्टीरियल उनके लिए एंटीबायोटिक यूज किए जा रहे हैं। और ये सब जो एंटीबायोटिक हार्मोन्स केमिकल्स जो फिश प्रोडक्शन में यूज किए जा रहे हैं इनका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो फिश पे हो रहा है। और इनडायरेक्टली जो फिश कंजम्पशन पॉपुलेशन है मतलब ह्यूमन जो है जो हम लोग फिश खाते हैं उनकी बॉडी पे भी हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना जमीन में जो फर्टिलाइजर जा रहा है वो हमारे बॉडी में आ रहा है फिर हमें रोग हो रहे हैं, वैसे ही फिश जो खाने वाले लोग हैं उनके बॉडी में फिश के माध्यम से भी बहुत ज्यादा केमिकल्स फर्टिलाइजर्स एंटीबायोटिक्स हार्मोन्स जो है वो बॉडी में जा रहे हैं। अभी इसका दूसरा साइड ये है कि जब कोई व्यक्ति कोई फिश फार्मर एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन कर रहा है फिश का, तो एक्सपोर्ट में एंटीबायोटिक और हार्मोन्स का यूज जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आपको एक लेवल के ऊपर एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स फिश में पाए जाते हैं तो आपका एक्सपोर्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें भी फार्मर का नुकसान जो है वो यहाँ पे हो सकता है। सो जैसे एग्रीकल्चर का था कुछ समय पहले वैसे ही अभी या करंटली भी जैसे एग्रीकल्चर का है वैसे ही फिश फार्मिंग के प्रॉब्लम्स है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, कोई भी लोकल प्लेयर प्रोडक्ट में अवेलेबल ना होना, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना। और ये सभी प्रॉब्लम्स जब हमने आइडेंटिफाई किए तो हमने देखा कि एक जो ये केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं इनकी वजह से एक अगर फिश खराब हो जाता है तो वो पूरे पॉन्ड को खराब कर देता है। और अगर एक पॉन्ड खराब हो जाता है तो उसमें जितने भी फिश है वो फिश खाने वाले जो फिश फैमिलीज है उनकी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो मेजर एक सवाल लोगों के सामने ये आ जाता है पूरे ग्लोबल फिश कंज्यूम करने वाले पॉपुलेशन के सामने, ये कि आप फिश खा रहे हो या हेल्दी फिश खा रहे हो। ये एक बहुत मेजर सवाल जो है वो अराइज हो जाता है। तो हमें हेल्दी फिश खाना था क्योंकि फिश कंजम्पशन जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है और आने वाले 5 सालों में फिश कंजम्पशन जो है वो करंट फिश कंजम्पशन के वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ ये डबल होने वाला है। और अगर ये फिश कंजम्पशन डबल होने वाला है तो फिश प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। और अगर फिश प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए तो कौन बढ़ा सकता है, किसके पास पोटेंशियल है फिश प्रोडक्शन बढ़ाने का? तो दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है जिसके पास फिश प्रोडक्शन बढ़ाने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है एंड दैट इज इंडिया। तो अभी पूरा वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन के लिए किसी एक कंट्री पे ऊपर ज्यादा निर्भर रहेगा तो वो भारत होगा। इसका मतलब आने वाले समय में भारत में फिश प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। अब फिश प्रोडक्शन बढ़ेगा किस लिए? क्योंकि वो भारत के बाहर भेजना है, मतलब एक्सपोर्ट करना है। अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसको जो प्रोडक्शन अभी जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से नहीं चलेगा। सो ये सब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके हमने सोचा कि इस पे क्या सोल्यूशन दिया जा सकता है, अल्टरनेटिव क्या दिया सकता है फार्मर्स को। तो अल्टरनेटिव एक ही हो सकता है, दैट इज ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग या सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। जो बहुत ही कम फार्मर्स को जो फिश प्रोड्यूस करते हैं उनको पता है कि जो फिश फार्मिंग है, जैसे हम अभी तक बोल रहे थे ना किसानों को कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, वैसे ही आज से नेटसर्फ एक जो ब्रांड विथ पर्पस है, हम एक पर्पस के साथ आगे बढ़े हैं
और हमारा अभी नेक्स्ट पर्पस है कि पूरे भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग को भी प्रमोट करना है, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को प्रमोट करना है, जहां पे फिश फार्मिंग फिश फार्मर का जो खर्चा है वो कम हो और उसका उत्पादन बढ़े और एक हेल्दी फिश, वो एक्सपोर्ट करने लायक फिश जो है वो मार्केट में लेके आए। और इसी उद्देश्य से नेटसर्फ जो है वो एक कैटेगरी यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, जिसमें हम एक एक्वेटिक एनिमल्स लाइक श्रिम्प्स, फिशेस, प्रॉन्स, ऐसे एनिमल्स को हम फार्मर जो है वो रेस करे विदाउट यूजिंग एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए बिना हम ये फिश प्रोडक्शन जो है वो फार्मर्स को प्रमोट करेंगे। एंड विद दिस पर्पस हमने एक कैटेगरी लॉन्च की है जिसका नाम है बायोफिट एक्वा, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, आपने एक वीडियो भी इसके बारे में देखा होगा। तो आज आइए जानते हैं इस कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा विस्तृत में, कि ये कैटेगरी में जो ये 3 प्रोडक्ट है ये एग्जैक्टली ये क्या है। तो ये कैटेगरी एक बंच है प्रोडक्ट्स का, जिसमें पहला प्रोडक्ट है एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट। जैसे किसानों में खेती के लिए या फसल के लिए हम लोग स्टीमरिच यूज करते हैं, जैसे इंसानों के लिए हम नेचुरामोर यूज करते हैं, जैसे जानवरों के लिए हम सीएफसी यूज करते हैं, वैसे ही फिश के लिए हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट, मतलब एएफसी। जैसे सीएफसी है वैसे आप यहाँ पे बोल सकते हैं एएफसी, एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट। दूसरा प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं दैट इज एक्वा क्लियर, और तीसरा प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं एक्वा कल्चर। तो ये एक्वा क्लियर और एक्वा कल्चर ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली रिलेटेड टू जो फिश फार्मिंग में जो पानी है उस पानी से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है, क्योंकि फिश फार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई होगा तो वो होता है पानी, जो पॉन्ड में होता है, फिश फार्मर जो यूज करता है। ये पानी अगर गंदा हो, क्योंकि 80 to 90% प्रॉब्लम्स ऑफ फिश फार्मिंग आर ड्यू टू बैड वाटर। जो गंदा वाटर फिश फार्मिंग में यूज किया जाता है, जो क्वालिटी ऑफ वाटर फिश फार्मिंग का होता है, उसकी वजह से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे अराइज होते हैं। क्या प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, उसको क्या सोल्यूशन देंगे, ये भी हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। सो इन ऑल अगर हम लोग व्हाई दिस कैटेगरी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी ट्रेनिंग आप अगर अटेंड कर रहे हो तो हमेशा 3 चीजों का आंसर आप ढूंढने की कोशिश करो, कि व्हाई, दूसरा व्हाट, ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, और हाउ, मतलब इसको कैसे यूज करना है। ये तीनों जब सवालों के जवाब आपको मिलना बहुत जरूरी है कोई भी कैटेगरी को आप जब समझ रहे हो। तो व्हाई दिस कैटेगरी, सो सबसे पहले ये कैटेगरी है टू प्रोवाइड क्वालिटी न्यूट्रिशन टू फिश इन इनलैंड फिश फार्मिंग। दूसरा, कोई भी हार्मफुल केमिकल, पेस्टिसाइड्स और हार्मोन्स विरहित फिश प्रोडक्शन करने के लिए ये कैटेगरी हमने बनाई है। तीसरा, पानी की क्वालिटी और प्यूरिटी को ऑप्टिमम लेवल पे रखने के लिए ये प्रोडक्ट कैटेगरी हमने बनाई है, और इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचे इस हिसाब से हमने ये कैटेगरी बनाई है। सो इन एंड ऑल, फार्मर का जो खर्चा है वो कम हो, उत्पादन है जो बड़े फिश का, और एक क्वालिटी फिश जो है वो मार्केट में हम लेकर जाए, इसके लिए ये टोटल कैटेगरी जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है जो है एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट एएफसी। एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट क्या है, तो जैसे मैंने बोला, जैसे जानवरों के लिए हम लोग सीएफसी बोलते हैं, वैसे ही ये फिश के लिए एएफसी हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि जैसी कोई भी अगर इन एनिमल होता है, जैसे ह्यूमन इज एन एनिमल, एक्वा फिश, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, क्रैब्स, ये भी एक एनिमल है। सो हर एक एनिमल के जानवर के बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, जो अगर नॉर्मल खाने से फुलफिल ना हो तो उस रिक्वायरमेंट का डेफिशिएंसी क्रिएट होता है, और उस डेफिशिएंसी की वजह से जो नॉर्मल प्रोडक्शन हमें चाहिए वो नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो नहीं मिल पाता है। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट लॉन्च किया है। तो ये क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन है कंप्लीट डाइट का, जिसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, इसका एक कॉम्बिनेशन है जो अकॉर्डिंग टू फिश यहाँ पे डिजाइन किया गया है। उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये सभी चीजें जो है वो एक अच्छे क्वांटिटी में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश जो है वो यहाँ पे की गई है। यहाँ पे कोई स्क्रीन के ऊपर मैं थोड़ा एनोटेशन डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है सभी उन न्यूट्रिएंट्स का जो एक फिश के बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है।
अब ये न्यूट्रिशन क्यों रिक्वायर्ड है? तो देखिए एक सिंपल बात समझिए, फिश को नॉर्मली कुछ फीड खिलाया जाता है। तो कई जगह पे ये पोल्ट्री का जो वेस्ट होता है वो खिलाया जाता है, या अलग अलग वेस्ट खिलाए जाते हैं। कुछ लोग प्रॉपर फिश फीड खिलाते हैं, ठीक है। जैसे हम जानवर को कुछ चारा खिलाते हैं, वैसे फिश को भी कुछ फीड खिलाया जाता है। लेकिन ये जो फीड खिलाया जाता है फिश को, उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन अगर बॉडी में नहीं हो पाया, क्योंकि ये सब एब्जॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो फिश के मेटाबॉलिक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है, मतलब उसकी चयापचय क्रिया के ऊपर डिपेंड है। अगर ये चयापचय क्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, तो जो फिश हम लोग फीड खिला रहे हैं, वो फीड अच्छी तरीके से वो फिश को फिश के बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। और वो अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फीड ज्यादा यूज करना होगा, और उस प्रोपोर्शन में जो वजन फिश का आना चाहिए वो वजन नहीं आएगा। इसका मतलब 1 kg फिश बनने के लिए, जैसे कि फिश का जो बीज जब पॉन्ड में जाता है, फिश पॉन्ड में जाता है, तालाब में जाता है, तो वो कुछ 2 से 3 ग्राम के करीब होता है। उस 2-3 ग्राम के छोटी मछली को 1 से 1.5 kg का मछली बनाने के लिए कितना फिश फीड हमें उसे खिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो फिश फीड कितना खिलाना पड़ेगा, वो जितना ज्यादा खिलाना पड़ेगा उतना किसान का खर्चा बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे वो फिश फीड का खर्चा क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो फिश फीड हम लोग खिला रहे हैं उसका अब्जॉर्प्शन जो है वो फिश के बॉडी बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं होता, क्योंकि उसका गट हेल्थ जो है वो प्रॉपर नहीं है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही। अब इसकी वजह से क्या होता है, तो नॉर्मली फिश जो है वो कैसे बढ़ना चाहिए, तो आइडियली फिश का पहले लेंथ बढ़ना चाहिए, और फिश का जो जाड़ी है या विड्थ जो है या गर्थ जो है वो बाद में बढ़ना चाहिए, तो वो हेल्दी फिश तैयार होता है। अभी अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो रहे, चयापचय क्रिया प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो जो खाया जा रहा है फिश में वो अगर प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो फिश का जो विड्थ है वो पहले बढ़ जाता है, मतलब फिश का जो जाड़ी है वो पहले बढ़ जाता है, और उसकी वजह से लेंथ जो है वो प्रॉपर बढ़ नहीं पाता। तो वो फिश लेंथ में छोटा रह जाता है, जाड़ी में बढ़ जाता है, क्योंकि उसका पेट फूल जाता है, और ऐसे अनहेल्दी फिश जो है वो प्रिपेयर हो तैयार हो जाता है, और इसका वजन भी प्रॉपर तरीके से नहीं भर पाता। और डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से बहुत सारे डिसीजेस भी फिश को हो जाते हैं, जिसमें कुछ बैक्टीरियल कुछ फंगल डिसीजेस हो जाते हैं, और जिसको कंट्रोल करने के लिए फार्मर को जैसे मैंने बोला कि एंटीबायोटिक्स का यूज करना पड़ता है, या जो वजन बढ़ना चाहिए फिश का उसके लिए हार्मोन्स यूज करने पड़ते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं इनको अवॉइड किया जा सकता है अगर फिश को एक प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जो है वो खिलाया जाए। तो इससे क्या होगा, अगर हम एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट फिश पॉन्ड में अगर फिश को खिलाते हैं तो इससे क्या होगा, तो जो फिश फीड कन्वर्जन रेशियो है जिसको FCR बोला जाता है, मतलब आप जो फिश फीड खिला रहे हो उस फिश फीड के साथ इसको यूज करना है, क्योंकि ये सप्लीमेंट है। ये चीज को ध्यान में रखिए, ये कोई फीड नहीं है, ये सप्लीमेंट है। जैसे नेचुरमोर ये खाना नहीं है, ये सप्लीमेंट है। जैसे CFC ये फीड नहीं है, ये सप्लीमेंट है, वैसे AFC ये फीड नहीं है, ये सप्लीमेंट है, ये कॉन्सेंट्रेट है उन सभी न्यूट्रिएंट्स का। तो इससे क्या होगा, फीड कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा, मतलब कम फिश फीड में ज्यादा अच्छा क्वांटिटी या वजन का फीड जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो फार्मर का फिश फीड का खर्चा कम होगा। इसी के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब जो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का होना चाहिए, प्रोटीन्स विटामिन मिनरल्स का फिश के बॉडी में नेचुरल तरीके से, वो एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे बढ़ाएगा। इसी के साथ साथ जो फिश के फिजियोलॉजी है, मतलब टिश्यू मसल, मतलब वजनदार फिश जो है वो तैयार होगा, उसका डाइजेशन अच्छा होगा, फीड इनटेक बढ़ेगा, और फिश का जो नॉर्मल ऑप्टिमम वेल्थ है वजन है वो कम से कम दिनों में यहाँ पे अटेंड करने को फिश को मदद हो सकती है। जैसे हम पोल्ट्री में बोलते हैं ना कि अगर 60 दिन में पोल्ट्री का एक बैच निकलता है तो CFC यूज करने के बाद वो 50 दिन में निकलता है। वैसे ही एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट अगर यूज करते हैं हम लोग, तो जितना नॉर्मल डेज लगते हैं एक फिश को 1 से 1.5 kg का वजन ग्रैब करने के लिए, उससे कम दिन, ऑलमोस्ट 10% रिडक्शन जो है वो 5 से 10 दिन कम लगेंगे। इसका मतलब एक बैच पूरे साल में फिश फार्मर ज्यादा ले पाएगा, और उससे उसका उत्पादन जो है वो यहाँ पे बढ़ने में मदद मिल सकती है। इसी के साथ साथ ये अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर रहा तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिश फार्मर्स में एक मेजर प्रॉब्लम दूसरा ये भी होता है कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो फिश का बहुत ज्यादा होता है। अब ये मोर्टेलिटी रेट जो है, मतलब फिश का जो मरना है, छोटे छोटे जब वो फिश होते हैं तब वो मर जाते हैं। अभी सोचिए एक छोटा फिश मरना
मतलब 1 किलो फिश का नुकसान होना फ्यूचर में आने वाले, ठीक है ना। सो ये जो मरना है, मर जो है शुरुआती दौर में फिश की, ये क्यों होती है? इसका पहला कारण प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना, इसका दूसरा कारण डिसीजेस बढ़ना। अभी डिसीजेस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि पानी की वजह से, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि डिसीजेस कैसे कंट्रोल होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से। तीसरा मेजर कारण है फिश के मरने का, दैट इज फिन रॉट, गिल रॉट। मतलब जैसे कि फिश के जो कल्ले होते हैं या उसके ऊपर जो स्केल्स होते हैं, इनमें रॉटिंग आ जाता है फंगल्स की वजह से, उसकी वजह से फिश मरते हैं। ये फिन एंड गिल रॉट की वजह से उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है, और ये चमक अगर कम हो जाती है तो उसका मार्केट में प्राइस जो है वो कम फार्मर को मिलता है। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए उसकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? सिंपल है, नाचरामोर खाने से जैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, वैसे ही एएफसी खाने से उस फिश की इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। अगर इम्यूनिटी ज्यादा है तो डिसीजेस कम होंगे, डिसीजेस कम होंगे तो मोर्टेलिटी कम होगा, मोर्टेलिटी कम होगा तो फिश प्रोडक्शन बढ़ने में यहाँ पे मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी इसकी बढ़ने वाली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने जैसे शुरुआत में बोला, मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय क्रिया में बहुत तेजी से सुधार लाएगा। इसकी वजह से जो खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अगर अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो ग्रोथ ज्यादा अच्छे से अटेंड होगा। इसी के साथ साथ फर्टिलिटी और जो ओव्यूलेटरी प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, मतलब प्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन जो है फिश का, वो अच्छी तरीके से वहां पे फिश पॉन्ड में होगा, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ फिश जो है वो अच्छी तरीके से ये खाने के बाद फिश में होने वाला है। तो इसमें विटामिन है, मिनरल्स है, लिपिड्स है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, और इसी के साथ साथ प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया भी है जो इसकी गट हेल्थ को सुधारने में मदद करते हैं। सो इन एंड ऑल अगर ये एएफसी अगर हम लोग यूज करते हैं तो फिश को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन, सही ग्रोथ, डिसीज रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी और मोर्टेलिटी रेट को कम करने में ये आपकी मदद, फिश की मदद करेगा, और जिससे कि फिश प्रोडक्शन बढ़ने में मदद हो सकती है। इसमें कंटेंट क्या है? सो डिब्बे के ऊपर भी लिखे हुए हैं, ये किसको यूज कर सकते हैं? तो ये सभी प्रकार के फिशेस को, श्रिम्स को, प्रॉन्स को और क्रैब्स को भी यूज कर सकते हैं। इस सभी प्रकार के फिश, मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो श्रिम्स है, प्रॉन्स है और क्रैब्स है, इसको फिश कैटेगरी में नहीं पकड़ा जाता, तो ये एक अलग कैटेगरी है। तो सभी प्रकार के फिश, उसी के साथ साथ श्रिम्स, प्रॉन्स मतलब झींगा या अलग अलग टाइप के प्रॉन्स होते हैं, और क्रैब्स मतलब केकड़ा, इनके प्रोडक्शन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें डिब्बे के ऊपर क्लियरली लिखा है इसमें कोई भी एंटीबायोटिक और हार्मोन नहीं है, सो सेफ टू एक्सपोर्ट है। मैं प्रोग्राम खत्म होने से पहले यहाँ पे ही आपको टेक्स्ट चैट बॉक्स में इसके रिपोर्ट जो है वो अटैच कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके आपके पास रख सकते हैं, या व्हाट्सअप कर दूंगा, आपके एमसीएम ग्रुप पे आ जाएंगे, जिनमें ये ऑलरेडी टेस्ट किया गया है कि इस प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल, हेवी मेटल, एप्लाटॉक्सिन जैसे कोई भी एंटीबायोटिक, हार्मोन ये इस प्रोडक्ट्स में नहीं है। तो इसके प्रॉपर टेस्ट रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पे मिलेंगे। सो फिश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सभी चीजें जो है वो इसमें डाली गई है। नेट कंटेंट 250 ग्राम है, और इसकी जो एमआरपी है वो 400 रुपए, बाय मिस्टेक यहाँ पे 300 रुपया हुई है। तो इसकी एमआरपी जो है वो 400 रुपीज है, एंड नेट कंटेंट 250 ग्राम है। इसका डोसेज जो है दैट इज 10 ग्राम पर 1 kg ऑफ फिश फीड। 1 किलो फिश फीड में 10 ग्राम मिक्स करके इसको फिश को खिलाना है, जो फिश फीड वो नॉर्मली यूज करते हैं। नॉर्मली इसको आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि पहले 7 दिनों में इसको 5 ग्राम पर केजी ऑफ फिश फीड यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम फिश फीड जो है वो, फिश जो है वो छोटा होता है। जो बाद के 15 डेज है उसमें आप 7 ग्राम तक उसको बढ़ा सकते हो, और जैसे ही वो 1 महीने का हो जाता है फिश, तो आप 10 ग्राम पर केजी फिश फीड के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। इसको आप डेली अल्टरनेट भी यूज कर सकते हो। फिश के साइज के हिसाब से भी इसको वेरिएशन इसके आ सकते हैं। फिश फीड खिलाने के एक स्टैंडर्ड जो है वो हमने दिया है, 1 kg फिश फीड में 10 ग्राम इसको यूज करना है, ठीक है। दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा, दैट इज एक्वा क्लियर। अभी एक्वा क्लियर ये प्रोडक्ट क्या है? तो जैसे मैंने बोला कि पानी ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि जैसे हम लोग, हमारे लिए जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वातावरण, जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस वातावरण में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जहां जैसे कि अगर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, ऑक्सीजन कम हो गया,
तो अभी आप देख ही रहे हैं कोरोना में ऑक्सीजन की कैसी कितनी किल्लत चल रही है। तो हमारे आजू बाजू का इन्वायरमेंट जब बहुत जरूरी होता है हमें अच्छी ग्रोथ के लिए। वैसे ही फिश का जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से पानी में होने वाला है, इसलिए वो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली होता क्या है, जो पॉन्ड होता है उसमें पानी जो है वो ठहरा हुआ होता है, और आपको ही पता है पानी अगर बहता नहीं होगा, ठहरा रहेगा उसमें, तो उसमें अलग अलग बैक्टीरिया ग्रो होने स्टार्ट होते हैं, फंगल ग्रो होने स्टार्ट होते हैं, उसमें कीचड़ आ जाता है। या नॉर्मली फिश पॉन्ड की जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, एक रिजर्वोयर से पानी जो है वो बहता हुआ पॉन्ड में आता है और उसको वहां पे रुकाया जाता है। तो जो बहुत अलग अलग जगह से जो पानी आया है वो अपने साथ बहुत ज्यादा गंदगी भी लेके आता है। तो इन सब की वजह से पानी का जो क्वालिटी है वो बहुत कम हो जाता है। उसी के साथ साथ जिस जमीन में जमीन के ऊपर ये पॉन्ड है, उस जमीन का कुछ गुणधर्म जो है वो भी पॉन्ड में आ जाता है। जैसे कि जमीन अगर पीएच उसका प्रॉपर नहीं है तो पानी का पीएच भी बिगाड़ सकती है, पानी का खुद का पीएच भी खराब हो सकता है। तो इन सब की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है वो पानी में आ जाते हैं, और उसकी वजह से एक अच्छा इन्वायरमेंट फिश को नहीं मिलता, एंड देन फिश का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाता है। और एक फिश मरना मतलब मैंने जैसे बोला 1 kg, और नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं तो फ्रॉम 50 रुपीज टू 100 रुपीज पर केजी फिश मार्केट में सेल होते हैं। तो एक फिश मरना मतलब 100 रुपए का नुकसान फार्मर का स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर हम एक एक फिश भी बचाते हैं फार्मर का, तो भी हम एक बहुत अच्छा फायदा जो है फार्मर को करके देने वाले फिश फार्मर। सो ये एक्वा क्लियर जो है वो स्पेसिफिक एक पर्पज से बनाया गया है, दैट इज पानी को क्लियर रखना, पानी को साफ सुथरा रखना, ऐसा रखना कि जिसमें एक फिश जो है वो प्रॉपर तरीके से रह जाए। अभी ये पानी में होता क्या है, तो बेसिकली पानी में अलग अलग तरीके के केमिकल्स मिक्स होने की वजह से पानी का जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये पानी की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को सुधारने के लिए एक्वा क्लियर जो है वो यहाँ पे काम करने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो यहाँ पे एक्वा क्लियर की वजह से होने वाला है, दैट इज पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल है। अभी आपको ही पता है जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे उस फिश को जीने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है। अभी उसको जो ऑक्सीजन है वो पानी में पानी से ही वो लेता है। अगर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो वो फिश जो है वो पानी के सतह पर आ जाता है हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए। और वो अगर फिश पानी के सतह पर आ जाता है, सरफेस लेवल पे आ जाता है, तो ड्यू टू इन्वायरमेंट और वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो फिश जो है वो मर जाता है, उसमें मोर्टेलिटी जो है वो फिश की बढ़ जाती है। तो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो ऑक्सीजन आता है जमीन पानी में